नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं राजस्थान बोर्ड की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान कक्षा 7 का छठा लेसन राजस्थान के प्रमुख शासक। देखिए, हमारा राजस्थान नई पाठ्य पुस्तक है। हर कंपटीशन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण रहने वाली है और ये जो आज का टॉपिक है वो हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। देखिए, ये जो किताबें हैं वो प्रश्न उत्तर के रूप में जारी की गई हैं। यहाँ भी कुछ ऐसी सी बात है कि टोंक ज़िले के सोहला गांव की सुमन और समाना जयपुर घूम कर आई है और वहाँ वो जंतर मंतर और अन्य स्थल देख कर आई है और वहीं उन्होंने जयसिंह के बारे में सुना या जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के बारे में सुना। और यही बात बलवंत के साथ है, वो चित्तौड़गढ़ घूम के आया था और वहाँ उसने विजय स्तंभ देखा और कुंभा के बारे में उसने सुना। जयसिंह के बारे में सुना गया कि वो महान निर्माता थे और राणा कुंभा के बारे में सुना गया कि वो वीर महान शासक थे। बच्चों की ये बातें सुनकर गुरुजी हैं वो राजस्थान के ऐसे शासकों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को या प्रदेश को गौरवान्वित किया है। तो चलिए हम भी उन्हीं के बारे में एक एक शासक के बारे में देखते हैं कि उनका किस क्षेत्र में क्या अमूल्य योगदान रहा है। देखिए, सबसे पहले शासक हैं पृथ्वीराज चौहान, जिनका समय है 1177 से 1192। देखिए, 1177 में ये शासक बने थे। भारत में सल्तनत काल से पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में माना जाता है। किससे पहले? यानी सल्तनत काल से पूर्व है। देखिए, सल्तनत काल है उसका समय 1206 से 1526 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया उससे पहले का समय। तो सल्तनत से पहले के शासकों में पृथ्वीराज चौहान का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। पृथ्वीराज के पिता का नाम सोमेश्वर था और माता का नाम कर्पूरी देवी था। देखिए, पृथ्वीराज जब शासक बने वो मात्र 11 साल की आयु के थे और अल्पायु थे, तो उनकी माता कर्पूरी देवी ने उनको संरक्षण दिया। यानी कुल मिला के वो अपनी माता कर्पूरी देवी के संरक्षण में शासक बने और उस समय उनके निकट संबंधियों ने इस स्थिति का लाभ उठाना चाहा, इसलिए पृथ्वीराज चौहान को शासक बनते ही अनेक कठिनाइयों का या यूँ कहें आंतरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसा माना जाता है उनकी प्रारंभिक सफलताओं के अंदर उनके 2 सेनापति भुवने कमल, कौन है? भुवने कमल और कदम्बवास का विशेष सहयोग रहा था। ठीक है, तो ये इनके प्रारंभिक सफलताओं के साथी थे, सेनापति भुवने कमल और कदम्बवास। पृथ्वीराज चौहान एक योग्य प्रशासक, वीर, साहसी, योद्धा और सेनानायक आदि के गुणों वाले शासक थे। विद्यानुरागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 6 भाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदाई, पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक और कवि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। यानी उसके दरबारी कौन कौन थे? विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदाई, पृथ्वी भट्ट, ये उसके दरबारी थे। अब उसके दरबारी चंद्रबरदाई ने एक महत्वपूर्ण रचना लिखी जो आज इतिहास प्रसिद्ध है, वो है पृथ्वीराज रसो। और ऐसी ही एक रचना है पृथ्वीराज विजय, जो किसने लिखी थी? जयानक ने। देखिए, पृथ्वीराज इतिहास में कुछ और कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो उसने चंदेल योद्धा थे परमर्दी देव। कौन थे? परमर्दी देव।
चंदेल युजा परमर्दी देव के 2 योद्धा आल्हा और उदल, इनको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, इसलिए वो काफ़ी प्रसिद्ध हुए। इसके अलावा उन्होंने 1191 के अंदर तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया, परंतु 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी से वो हार गए थे। नेक्स्ट शासक है महाराणा कुंभा। देखिए कुंभा का जो शासनकाल है वो 1433 से 1468 के मध्य रहा है, और कुंभा है वो सिसोदिया वंश के एक कला प्रेमी शासक हुए हैं। कुंभा का जन्म 1417 में चित्तौड़ में हुआ था। महाराणा कुंभा 1433 में मेवाड़ के शासक बने थे, लेकिन इनको भी शासक बनते ही कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में हम देखें तो बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री प्रमुख थी। यानी मेवाड़, मारवाड़, मैत्री है वो कुंभा और जोधा के मध्य हुई थी, जो एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। ठीक है। कुंभा की अन्य उपलब्धियों की बात करें तो कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला, क्या क्या है, कटार, कलम और कला, इन 3 कै की त्रिवेणी थी। किनके व्यक्तित्व में, कुंभा। सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ में जो कुंभा का काल है वो स्वर्णयुग कहलाता है, या स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहलाता है। कहाँ, मेवाड़ में। किसका काल, कुंभा का काल। ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ में जो 84 दुर्ग है उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा द्वारा ही करवाया गया था। कुंभा ने जो कुछ दुर्ग बनवाए, उन दुर्गों के अंदर मुख्य दुर्ग कौन कौन से हैं, देखिए। पहला है अचलगढ़। देखिए अचलगढ़ है वो माउंट आबू में पहाड़ी पर निर्मित एक दुर्ग है। दूसरा है बसंती का दुर्ग या बसंतगढ़ का दुर्ग, ये सिरोही के अंदर है। भौमट का दुर्ग, देखिए भौमट का जो दुर्ग है वो उदयपुर के अंदर है। मचान दुर्ग, मचान दुर्ग है ये रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है। कुंभलगढ़ राजसमंद, और चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, कुंभा द्वारा करवाया गया। चित्र में हमको विजय स्तंभ दिया भी गया है। ठीक है। तो इस विजय स्तंभ है उसका स्थापत्य देखते ही बनता है। ठीक है। इसे मूर्तियों का विश्वकोश या खजाना के रूप में भी माना जाता है। किसको, विजय स्तंभ को। कुंभा महान संगीतकार थे। उनके रचित ग्रंथों की बात करें तो कुंभा के रचित ग्रंथ है संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध। ये कुंभा के द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ है, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध। कुंभा ने जयदेव की रचना है गीत गोविंद, उस पर आधारित एक टीका लिखी जो रसिक प्रिय टीका कहलाती है। यानी कुंभा की रचना है रसिक प्रिया टीका। वो रसिक प्रिया टीका है वो किस पर आधारित है, गीत गोविंद पर आधारित है। इसके अलावा उन्होंने चंडी शतक की टीका भी लिखी है। किसने, कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने कई उपाधियां धारण की थी जो उसकी योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपाधियां थी। तो उन कुंभा की योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपाधियां कौन कौन सी थी, महाराधिराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, छापगुरु, परम गुरु, चापगुरु आदि कई उपाधियां उन्होंने धारण की थी। किने, महाराणा कुंभा ने। नेक्स्ट अपने शासक है महाराणा सांगा। देखिए महाराणा सांगा का वास्तविक नाम था संग्राम सिंह। राणा सांगा है वो मेवाड़ के शासक रायमल के पुत्र थे। ठीक है। और इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज ये महाराणा सांगा के ही भाई थे। ठीक है। शासनकाल में, किसके शासनकाल में, सांगा के शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया और उन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और उन्हें एक छत्र के नीचे लाए।
देखिए सांगा है, उन्होंने पाती पेरवन परंपरा को जीवित किया। पाती पेरवन परंपरा के तहत विदेशी शक्ति से लोहा लेने के लिए अपनी नज़दीकी रियासतों को आमंत्रित किया जाता है और एक झंडे के नीचे संघर्ष किया जाता है। तो सांगा ने खानवा के युद्ध को लड़ने के लिए 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। उस युद्ध में उन्होंने पाती पेरवन का सहारा लेकर राजपूत राज्यों को संगठित किया और एक छत्र के नीचे उन्होंने बाबर से लोहा लिया। हालांकि वो बाबर से हार गए थे। महाराणा सांगा एक पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा और मुगल बादशाहों के आक्रमण से राज्य की बहादुरी से रक्षा की थी। ठीक है, उनके शरीर पर 80 घाव थे। ध्यान रखें, महाराणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? 80 घाव थे। इसीलिए महाराणा सांगा को योद्धा पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है? योद्धा पुरुष। और साथ ही साथ इनके लिए सैनिकों का भग्नावशेष भी इन्हें कहा गया है। ठीक है, यानी योद्धा पुरुष या सैनिकों का भग्नावशेष राणा सांगाओं कहा गया, क्योंकि इन्होंने युद्ध के अंदर अपने कई अंग गंवा दिए थे। कहते हैं इनकी आंख भी चली गई थी, एक हाथ भी चला गया और एक पाँव भी जा चुका था। तो सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए इतिहास प्रसिद्ध हुए हैं। अगले अपने राजस्थान के प्रमुख शासकों में हैं राव मालदेव। देखिए, राव मालदेव का जो समय है वो 1532 से 1562 है। मालदेव राठौड़ वंश के शासक गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ठीक है, राव गंगा कहाँ के शासक थे? ये राव गंगा मारवाड़ के शासक थे। उन्हीं के पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र मालदेव। और ध्यान रखे, पाती पेरवन का सहारा जब सांगा ने लिया था तो उन्होंने गंगा को भी आमंत्रित किया था। तो मारवाड़ ने भी सांगा की सहायता की थी। किसके खिलाफ? बाबर के खिलाफ। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी और महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों से और कूटनीति से मारवाड़ की राज्य की सीमा का विस्तार किया है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि मारवाड़ राज्य की सीमा मालदेव से पहले और मालदेव के बाद कभी नहीं बढ़ पाई। यानी जितना बड़ा राज्य मालदेव का था, न तो मारवाड़ उससे पहले कभी बड़ा हुआ और ना ही मालदेव के बाद बड़ा हुआ था। तो विशाल क्षेत्र किसके पास था? मालदेव के पास। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। यानी मारवाड़ का शौर्य युग किसका शासनकाल कहलाता है? मालदेव। उन्होंने अपने जीवन काल में या अपने शासनकाल में 52 युद्ध किए। ध्यान रखें, राव मालदेव मारवाड़ के शासक जिन्होंने अपने जीवन में कितने युद्ध किए थे? 52। ठीक है, और इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार था। यानी राव मालदेव का कितने परगनों पर अधिकार था? 58। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम भाद्राजूण को जीता था। यानी मालदेव की पहली जीत किसके रूप में थी? भाद्राजूण। उसके बाद इन्होंने नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर आदि पर मालदेव ने विजय प्राप्त की थी। माना जाता है कि मालदेव ने सोजत के दुर्ग, मालकोट मेड़ता के दुर्ग और पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया था। यानी मालदेव ने किस किस दुर्ग का निर्माण करवाया माना जाता है? सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग और पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया माना जाता है। ठीक है, देखिए साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि इतिहास में जो उम्मादे रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध उम्मादे वो राव मालदेव की ही रानी थी। साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि इतिहास प्रसिद्ध जेता व कुंपा जो सेनापति वे हैं वो राव मालदेव के ही सेनापति थे, जेता और कुंपा। राव मालदेव के समय 1544 में सल्तनत के शासक शेरशाह सूरी के साथ इनका संघर्ष हुआ था, जिसे सुमेलगिरी या गिरी सुमेल का युद्ध कहते हैं।
इस युद्ध को जीतकर शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है। 1562 के अंदर मालदेव का देहांत हो गया और मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला राजा या ताकतवर नाम से पुकारा है। ठीक है। यानी फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक किसे कहा है, तो वो किसको कहा है, वो उन्होंने मालदेव को कहा है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप। देखिए महाराणा प्रताप है, उनका शासनकाल है 1572 से 1597। ठीक है। देखिए महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। इसकी माता का नाम जयवंता बाई था। यानी महाराणा प्रताप की माता कौन थी? जयवंता बाई। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ। राणा प्रताप शासक कब बने? 28 फरवरी 1572। लेकिन शासन ग्रहण करते ही कई कठिनाइयों में उलझ गए। मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा थी। मेवाड़ की आर्थिक स्थिति खराब थी, सैन्य शक्ति कमज़ोर थी, उसको सुदृढ़ करना था। और उनका भाई जगमाल रूठ कर अकबर की शरण में चला गया, वो भी राणा प्रताप के लिए दिक्कतें थी। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की, इसीलिए इन्होंने अपना नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखाया है। देखिए महाराणा प्रताप ने क्या किया, संकट काल में भी कृषि और वनों का विकास का प्रयास किया। संकट काल क्या आया? देखिए महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और ये जो युद्ध था वो 18 जून 1596 को हुआ था। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप है उसको संकट काल का सामना करना पड़ा। महाराणा प्रताप ने इन परिस्थितियों का सामना डटकर किया। इन विषयों पर विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक भी लिखवाई है। विश्व वल्लभ कृषि वनों से संबंधित विषयों पर लिखी पुस्तक है। इन्होंने मानवाधिकारों का हमेशा पोषण किया, अपनी वीरता युद्ध कला के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहे। इन्होंने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के योग्य बना दिया, या इस प्रकार के महान योद्धा ये थे। ठीक है। और 1597 में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय इनकी वो टूटने से मृत्यु हो गई थी। महाराजा राय सिंह। देखिए महाराजा राय सिंह है वो बीकानेर के थे और बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र थे, जो 20 जुलाई 1541 को जन्मे थे। 1574 में राय सिंह का राज्याभिषेक किया गया। कब किया गया? 1574। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार और दक्षिणी भारत के अभियानों को सफल बनाया था। यानी दक्षिणी अभियान गुजरात, काबुल, कंधार कई क्षेत्रों को इन्होंने जीता। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध रहे, इसीलिए इनको राजपुताने का करण कहा गया है। यानी राजपुताने का करण किस शासक को कहा गया है? तो वो है बीकानेर के शासक राय सिंह। क्यों? क्योंकि वो है दान देने में काफ़ी अग्रणी थे। ठीक है। साथ ही साथ बीकानेर के शासक राय सिंह ने क्या किया? बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और किले के भीतर उन्होंने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय प्रशस्ति कहते हैं। देखिए राजस्थान के इतिहास में एक है राज प्रशस्ति, बड़ी प्रसिद्ध है। वो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक राज सिंह द्वारा अंकित करवाई गई थी। ठीक है। और यह है राय प्रशस्ति जो बीकानेर के शासक राय सिंह द्वारा अंकित करवाई गई है। विद्यानुरागी राजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की। यानी राय सिंह ने कैसे ग्रंथों की रचना की, उन ग्रंथों के क्या नाम रहे हैं, तो वो ग्रंथ इन्होंने लिखवाए थे, राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला। अगले राजा हैं मिर्जा राजा जयसिंह।
देखिए मिर्ज़ा राजा जयसिंह जयपुर के कछवा राजवंश के शासक हुए हैं, जो 1621 में आमेर की गद्दी पर बैठे। और इन्होंने मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने 3 मुग़ल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब 3 मुग़ल शासकों का काल देखा था और उनके विभिन्न सैनिक अभियानों का दायित्व इन्होंने निभाया था। ठीक है, कहाँ के शासक थे? आमेर के शासक। तो आमेर का शासक संभालते ही जहांगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा था। यानी मलिक अंबर कहाँ के थे? अहमदनगर के। तो मलिक अंबर के अहमदनगर के विरुद्ध अभियान लेकर कौन गया? मिर्ज़ा राजा जयसिंह। किसने भेजा? जहांगीर ने भेजा था। शाहजहां ने 1639 में जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि से भूषित किया। यानी जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि किस शासक द्वारा दी गई? तो वो थे मुग़ल शासक शाहजहां। औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिणी भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। देखिए, जब औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध जयसिंह को भेजा था तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। कौन संधि हुई थी? पुरंदर की संधि। और ये संधि 1665 में संपन्न हुई, जिसके तहत शिवाजी को मिर्ज़ा राजा जयसिंह औरंगजेब के दरबार में लाने में कामयाब हो गए थे। ठीक है, तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह एक वीर सेनानायक और कुशल राजनीतिज्ञ थे, लेकिन इसके साथ ही साथ वो साहित्य और कला के भी प्रेमी थे। मिर्ज़ा राजा जयसिंह के राजकवि हुए हैं बिहारी। ठीक है, और 1662 में बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना की थी। यानी बिहारी सतसई किसकी रचना है? मिर्ज़ा राजा जयसिंह के कवि बिहारी की। जयसिंह के अन्य दरबारी राम कवि थे, जिन्होंने जयसिंह चरित्र की रचना की है। ठीक है, जयसिंह चरित्र की रचना मिर्ज़ा राजा जयसिंह के दरबारी राम कवि ने की थी। नेक्स्ट है महाराजा जसवंत सिंह। देखिए, महाराजा जसवंत सिंह है वो मेवाड़ के मारवाड़ के शासक हुए हैं। ये 1626 में दिसंबर में बुरहानपुर में जन्मे थे। इनके पिता थे गद सिंह, जिनकी मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह शासक बने। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। ठीक है, यानी महाराजा की उपाधि जसवंत सिंह को किसने दी? शाहजहां ने दी थी। बाद में जब मुग़लों का उत्तराधिकार युद्ध हुआ, कब हुआ? जब शाहजहां बीमार हो गए, तो मुग़लों के उत्तराधिकार युद्ध में शाहजहां ने पहले शाही सेना या शाहजहां के साथ थे। ठीक है, या शाही सेना के साथ थे। लेकिन बाद में आमेर के राजा जय सिंह ने इनको समझाया और उनके कहने पर दोराई के युद्ध में ये औरंगजेब की तरफ हो गए। किसकी तरफ हो गए? औरंगजेब की तरफ। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा था। और इतिहास प्रसिद्ध नैणसी ख्यात के लेखक मुहन्नोत नैणसी वो किसके? जसवंत सिंह के ही दरबारी थे। जसवंत सिंह ने दक्षिणी भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह ने दक्षिणी भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र में क्या बसाया? जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह एक अच्छे साहित्यकार थे, जिन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की थी। यानी जसवंत सिंह की रचनाएं कौन कौन सी है? आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि। ठीक है, एक इतिहास प्रसिद्ध कोटेशन है, वो किसके बारे में है? जसवंत सिंह के बारे में ही है। देखिए, जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। कुफ्र यानी धर्म विरोधी या इस्लाम विरोधी। तो आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। ये किसने कहा था? औरंगजेब ने। किसकी मृत्यु पर कहा था? मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा था। नेक्स्ट शासक है महाराजा राज सिंह प्रथम। देखिए, महाराणा होना चाहिए यहाँ। ठीक है,
महाराणा राज सिंह, क्योंकि मेवाड़ के शासकों ने महाराणा शब्द का विरुद्ध धारण किया था। 1652 से 1680 तक का शासन काल महाराणा राज सिंह का। ये जगत सिंह के पुत्र थे। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकार में औरंगजेब का साथ दिया, परंतु बाद में जब औरंगजेब की नीतियाँ वो इनको पसंद नहीं आई तो राज सिंह है वो औरंगजेब के विरोधी बन गए। अब राज सिंह ने औरंगजेब के विरोधी बनकर क्या किया, एक तो औरंगजेब को उत्तराधिकार युद्ध में उलझता देखकर उन्होंने टीका दौड़ का आयोजन करवाया, जिसमें अपने राज्य से बाहर जाकर शिकार किया जाता है। दूसरा, औरंगजेब से जब खटपट हो गई, विवाद हो गया, तो औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का इन्होंने भरपूर विरोध किया। साथ ही साथ किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, जिसका विवाह किससे होने वाला था, औरंगजेब से, उससे भी राज सिंह ने विवाह करके औरंगजेब को नाराज किया। इस प्रकार औरंगजेब को खुली चुनौती देने वाले शासक हैं राज सिंह। तो राज सिंह औरंगजेब के विरोधी हो गए। औरंगजेब के कारण ब्रिज से गोवर्धननाथ या श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर भागे हुए गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी। यानी गोस्वामी भक्त है वो ब्रिज गोवर्धननाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर भागे थे, उनको राज सिंह ने शरण दी और सिंहाड़ नाथ द्वारा के अंदर श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना करवाई। यानी सिंहाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने स्थापित करवाई, राज सिंह ने। इसी प्रकार उन्होंने द्वारिकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद के अंदर भी स्थापित करवाई और मंदिर बनाया। उदयपुर में इन्होंने अंबा माता का मंदिर बनवाए और अनेक जल के स्रोत भी बनवाए। कांकरोली में राजसमंद झील बनाई, जो अपनी कला के लिए, कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है, और इसी झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति अंकित है। अभी हमने राय प्रशस्ति पढ़ी थी जो राय सिंह की थी, ये राज प्रशस्ति है, ठीक है। तो राज प्रशस्ति राजसमंद झील के किनारे संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित है और वो 25 शिलालेखाओं पर अंकित एक प्रशस्ति है। तो राज प्रशस्ति किसका इतिहास है, राज सिंह का, और माना जाता है कि राज प्रशस्ति देश का सबसे बड़ा शिलालेख है, ठीक है। नेक्स्ट शासक है सवाई जयसिंह। पहले शासक आए थे वो मिर्जा राजा जयसिंह थे, अब है सवाई जयसिंह, ये भी जयपुर के शासक है। देखिए जयसिंह का जन्म 1688 में हुआ और इनका शासनकाल है 1690 से 1743। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1699 में 11 साल की उम्र में ये अल्पायु में शासक बने। लेकिन सवाई जयसिंह का अधिकांश जो समय था वो राज्य से बाहर सैनिक अभियानों में या मुगल राजनीति में या मालवा में मराठों का प्रसार रोकने में ही लगा रहा। औरंगजेब ने जयसिंह की वाकपटुता को देखकर इनको सवाई की उपाधि दी थी। यानी जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी, औरंगजेब ने दी थी, ठीक है। देखिए राजस्थान के इतिहास में सवाई जयसिंह की गणना एक महान शासक के रूप में, महान सेनापति के रूप में, विद्वान, आश्रयदाता और नक्षत्र और गणित के विद्या के ज्ञाता के रूप में मानी जाती है। यानी नक्षत्र, ज्योतिष आदि के अच्छे ज्ञाता थे। कछवा राजवंश के सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया और नवंबर 1727, कब की बात है, नवंबर 1727 को इन्होंने 9 आड़ी, ठीक है, और 9 तिरछी रेखाओं पर जयपुर शहर की स्थापना करवाई। तो जयपुर शहर की स्थापना किसने करवाई, सवाई जयसिंह ने, और उन्होंने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया था, ठीक है। जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। सवाई जयसिंह ने 1725 में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया। उस शुद्ध सारणी का उन्होंने नाम तात्कालिक मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के नाम पर जीज ए मोहम्मद शाही रखा था, ठीक है। नक्षत्र तो जीज मोहम्मद शाही क्या है, वो आधुनिक शुद्ध गणना करने के लिए, नक्षत्रों की गणना करने के लिए एक सारणी है। उसका नाम तात्कालिक मुगल शासक मोहम्मद शाह के नाम पर सवाई जयसिंह ने जीज मोहम्मद शाहिद रखा था।
स्वामी जयसिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर एक ग्रंथ लिखा गया जो जयसिंह कारिका था। जयसिंह कारिका। ज्योतिष यंत्रों पर अनेक ग्रंथ भी इस दौरान लिखे गए और इनमें था सिद्धांत सम्राट, यंत्र राज आदि ये ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है। स्वामी जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंतर नाम से 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, या 5 वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया? स्वामी जयसिंह ने। ये कौन कौन सी शालाएं थी? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। यानी कहाँ कहाँ थी? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन के अंदर ये 5 वेधशालाएं तैयार करवाई थी। ठीक है। नेक्स्ट शासक हुए हैं महाराजा सूरजमल, जिनका समय है 1755 से 1763, यानी एक छोटा सा कार्यकाल। देखिए, महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक हुए हैं। कहाँ के शासक हुए? भरतपुर। इनके पिता बदन सिंह थे और उन्होंने अपनी अस्वस्थता के कारण अपने पुत्र सूरजमल को राजपाट सौंप दिया। उस समय मुगल है वो साम्राज्य एवं अन्य राज्य अवनति की ओर जा रहे थे, यानी मुगलों की हालात भी खराब थी और अन्य राज्यों के हालात खराब थे। तब मुगलों, मराठों और राजपूतों से गठबंधन का शिकार हुए बिना ही, यानी न तो मुगलों से गठबंधन का शिकार हुए, न मराठों से, न राजपूतों से, और उनके बिना ही सूरजमल ने क्या किया? अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार कर लिया। और भरतपुर का विस्तार करके उन्होंने उसे गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फर्रुखनगर आदि इलाकों को जीत लिया। किस किस को? सूरजमल ने गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, बनारस, हाथरस, फर्रुखनगर आदि इलाके जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सूरजमल एक वीर सेनानायक, चतुर कूटनीतिज्ञ, कला प्रेमी के साथ एक मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात उन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में शरण दी। देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था और ये जो युद्ध हुआ था वो मराठों, जो उस समय भारत की शक्ति थी, ठीक है, और अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, तो पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। इस पानीपत के तीसरे युद्ध ने मराठों की कमर तोड़ने को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। उन मराठों को शरण किसने दी? सूरजमल ने शरण दी थी। कला मर्मज्ञ के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले और महल उन्होंने बनवाए। उन्होंने अपने राज्य में साहित्य का संरक्षण दिया। कविवर सुदन, अखेराम जैसे विद्वान उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। यानी सूरजमल के दरबारी कौन कौन थे? कविवर सुदन और अखेराम गर्ग। ठीक है, और महाराजा सूरजमल को उनके कार्यों के कारण जाटों का प्लेटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाटों का प्लेटो किस शासक को कहा जाता है? तो वो महाराजा सूरजमल को कहा जाता है। धन्यवाद। इसी के साथ अपना लेसन समाप्त होता है।